आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। उससे पहले हमारा जो शानदार पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें दोस्तों। आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी और बेसिकली हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। तो ये फेज 2 है। 75 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वैसे तो 100 डेज की वैलिडिटी 9 महीने की है, बट अगर आप 75 डेज के साथ लेते हैं तो एक साल की वैलिडिटी हो जाएगी और दोनों कोर्स आपको 750 के करीब पड़ेंगे। तो रामसार साइट्स क्या है, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र यादव ने बोला है कि 3 नई रामसार साइट्स जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी हैं? काजू वैली बर्ड सेंचुरी, क्या बात है, तमिलनाडु में। नंज नारायण बर्ड सेंचुरी, तावा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। ये जो तवा है वो बेसिकली नदी है। तो 3 नई साइट्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स 85 हो गई हैं। और भाई वेटलैंड जो है ना उसको कंजर्व करना, ये होता है वेटलैंड। ठीक है, आप पूरा नहीं डूबोगे। लैंड पूरा पानी से भरा होता है लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, इसमें मैंग्रोव से लेकर बहुत सारे ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजी के लिए। तो वेटलैंड्स वो होते हैं, वो एरिया जहाँ पे पानी भरा होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश, एनीथिंग। तो ये होता है हमारे पास वेटलैंड। बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पे जन्म लेती हैं। पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के, रेप्टाइल्स, मैमल्स। सुंदर बन जाओ, मजा आ जाएगी आपको। मैंग्रोव के साथ साथ आपको ऐसे ऐसे व्हाइट टाइगर तो मिलेगा ही मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, है ना। कौ मरमेड मिल जाए, जलपरी। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी, क्योंकि कार्बन को ये कैप्चर करती हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के लिए। लेकिन वेटलैंड हमारे जो हैं वो खतरे में है पूरी दुनिया के। तो इसीलिए रामसार कन्वेंशन आया ताकि वेटलैंड को बचाया जा सके 1971 में, रामसार ईरान में। तो इसीलिए वेटलैंड को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले कि जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, मतलब एक तरीके से जो कितनी भी खराब कंडीशन हो उसमें भी आपको रिफ्यूज दे, लाइफ वहां पे पनपे, वो इंपॉर्टेंट हो, बहुत सारी प्रजातियां वहां पे रहती हूं, फिश और वाटर बर्ड्स स्पेशली। भारत ने 1982 में रामसार कन्वेंशन को ज्वाइन किया था और सबसे पहले चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है, और क्योलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, ये सबसे पहले रामसार कन्वेंशन में आए। अभी भारत में सबसे ज्यादा, मतलब आप समझिए कि वेटलैंड्स की बात करें तो हाईएस्ट वेटलैंड जो है एशिया में भारत के पास है, राइट। तो ये आपको समझना है। नंज नारायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में आती है, नोयाल रिवर के पास, बहुत ही खूबसूरत है, जाइएगा जरूर। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट हो जाते हैं तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको पैसा भी ज्यादा मिलता है, आप पूरी दुनिया की नजर में आते हैं, टूरिज्म भी ज्यादा होता है और सबसे बड़ी बात उसका रखरखाव होता है। कल कोई यूनेस्को बोल दे कि सिद्धांत अग्निहोत्री जहाँ रहते हैं इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना रहे हैं तो मजा ही आ जाए, या मेरे बाथरूम को रामसार कन्वेंशन बना रहे हैं तब तो कमाल ही हो जाए। मेरा बाथरूम एकदम नई जैसा हो जाएगा, लोग खाली बाथरूम को देखने आएंगे मेरे। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी वेरियस बर्ड स्पेशीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट है तमिलनाडु का ये, और बहुत सारे फिशिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। फिर काजू वैली, ब्रैकिश वाटर, पता है क्या, जो समुद्र से पानी पीछे आता है, ठीक है ना, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। जब आप केरल जाएंगे तो वहां पे जाइएगा, विम्बानंद लेक, वहां पे ब्रैकिश वाटर आता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें ब्लैक हेडेड एबिस हो गई, फ्लेमिंगो हो गई, ये सब। फिर तावा, अगेन तावा रिवर के पास, अगेन ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती है। आमतौर पे वेटलैंड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स दूर दूर से यहाँ पे चिड़ियाएं आती हैं, और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दुनिया के 87% वेटलैंड्स 300 साल में गए, क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड को पाट के क्या बना दिया गया, घर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। और जो बाकी बचे उनमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। 80% जो ग्लोबल वेस्ट वाटर है ये इन्हीं वेटलैंड्स में जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे स्पीशीज, प्रजातियां मरेंगी। फिर उसके बाद बहुत सारे इन्वेजिव स्पीशीज, मतलब कई बार इंसान क्या करते हैं, यहाँ पे अलग प्लांट लगा देते हैं, कुछ और स्पीशी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वेटलैंड खत्म होने लगता है। और क्लाइमेट चेंज जो इतनी खतरनाक, इतनी बारिश हो रही है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से दिक्कत तो है ही है। इंडियन वेटलैंड्स की बात करें तो सेम ही चीज़ है। तो वाटर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल का जो वाटर है वो यहीं पे जाता है। फिर पॉल्यूशन और एनरोचमेंट, पाट के पूरा घर बना दो, अर्बनाइजेशन कर दो, ये चीज़ है। टेनेजर 1 क्या है, ये सोशल जस्टिस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है, नासा ने इसको डेवलप किया है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया से, वेंडेनबर्ग स्पेस से इसको लॉन्च किया गया है, और इसके बाद स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट इसको ले गया है, ऑर्बिट में छोड़ दिया।
तो सबसे बड़ी बात, ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सैटेलाइट है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को डिटेक्ट करेगी ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जा सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? जो एनर्जी को यूज करता है, एनर्जी को डिटरमाइन करता है। स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ एनर्जी, उसको ये देखता है। ठीक है ना, क्योंकि हम अगल बगल सब कुछ स्पेक्ट्रम है ना। हमारे यहाँ भी भाई व्हाइट लाइट है ये एक तरीके से, अगर आप इसको प्रिज्म लेके आओ तो व्हाइट लाइट क्या करेगी? स्प्लिट हो जाएगी, राइट। तो ये हिसाब किताब है। तो बहुत सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स जो कि अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, उसको ये मेजर करता है। अब जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स भी हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब भी करता है, तो उसी को डिटेक्ट करके ये बता देगा कि कितनी दिक्कत है। तो सैटेलाइट जो है वो पॉइंट सोर्स एमिशंस को अच्छे खासे तरीके से मेजर कर सकता है। पब्लिक डेटा एक्सेस साइंटिस्ट के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, और 30% जो ग्लोबल हीटिंग है वो उसकी वजह से होती है। 20 साल का पीरियड है। मीथेन 80 ज्यादा मोर पोटेंट है यार, बहुत ज्यादा खतरनाक गैस होती है, और हेल्थ रिस्क तो काफी ज्यादा होते ही है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बहुत कुछ। फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस की बात करें तो लार्जेस्ट ह्यूमन जो मीथेन एमिशन है वो 40% ऑफ द टोटल है, और इन एमिशंस को रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन, देखिए पोलियो वैसे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन 2 साल मेघालय वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट से बच्चा, उसको पोलियो हो गया, पॉजिटिव रहा। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये बहुत ही फेटल है। भारत पोलियो फ्री रहा है काफ़ी समय से, लेकिन ये जो केस मिला है डेंजरस है। बहुत सारी पोलियो की वैक्सीन लगाई है, बच्चों को लगाई जाती है। देख रहे हो कितना क्यूट बच्चा है, उसको पोलियो वैक्सीन जो है वो बचपन में ही दे दी जाती है ताकि वो बचा रहे। तो VDPV वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, ये तब होता है जब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आपको इंजेक्शन ही लगाते हैं, ओरल मतलब आपको पीने के फॉर्म में दे दी जाती है, तो जब वायरस जो है वो वीक हो जाता है, आप समझ रहे हो, और OPV जो है वो सेफ होती है। और पोलियो को इरेडिकेट इसी वैक्सीन ने किया है। VDPV में इसने पोलियो वायरस को बहुत ही वीक कर दिया और बच्चों में पोलियो रहा नहीं। अब क्या हुआ कि ये जो वायरस है ये बच्चों में रहता तो है, धीमे धीमे ये अपनी एबिलिटी को रीगेन करता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सके, और कई बार ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन पैदा कर देता है, इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। पोलियो की हिस्ट्री की बात करें तो भारत में 2011 में लास्ट पोलियो वायरस जो है वो डिटेक्ट किया था, और 2014 में भारत पोलियो फ्री हो गया। प्रीवियस केसेस की बात करें तो भारत ने वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो केसेस जो हैं वो देखे हैं। ठीक है ना, वैक्सीन लगने के बावजूद पोलियो हो गया। तो ये एक महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में, और अभी केरल में जो केस हुआ, और अभी मेघालय में ये देखने को हमको मिला। तो वैक्सीन डिराइव्ड केसेस जो है वो भारत के पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन को अफेक्ट नहीं करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो है ही है। ठीक है, रिस्क आता है, रिस्क है, हमेशा से रहेगा। अब वैसे तो बोला जा रहा है कि आप इंजेक्ट करिए, ठीक है ना। जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया है, ये एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, लेकिन इसमें ट्रेंड पर्सनल्स चाहिए ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अभी भारत की बात करें तो भारत दोनों ही यूज़ करता है, वो भारत पिलाता भी पोलियो वैक्सीन और इंजेक्ट भी करता है। लेकिन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के तहत होती है, जब आपके घर आएंगे तब उस पर इंजेक्शन दिया जाएगा, और जो OPV है वो 5 साल के बच्चे तक दी जाती है। ठीक है, ऑप्टिमल IPV यूसेज, जैसे डॉक्टर T जेकब कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है, आप समझ रहे हो। अभी बहुत सारे देश जो हैं वो इंजेक्टेबल वैक्सीन की तरफ चले गए हैं, तो धीमे धीमे जो नेशंस है वो इसी की तरफ जा रहे हैं, और इसी को ही हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी पोलियो को हम खत्म कर सकते हैं। और भारत ने अभी OPV और IPV को प्रॉपर तरीके से बैलेंस किया है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा जो मेघालय में केस आया है, मॉनिटरिंग जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने BioE3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसको लॉन्च कर दिया है। ये पॉलिसी है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को फॉस्टर करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इसको लॉन्च किया था, इसको प्रपोज किया था, राइट। की फीचर क्या है? सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरा यहाँ पे फोकस किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा इस पे
ध्यान दिया गया है कि जब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तब तक ये बायो E3 पॉलिसी कोई काम की नहीं है। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड हब्स बनाए जाएंगे ताकि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जा सके, राइट। जॉब क्रिएशन, बहुत नई नई जॉब्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। बायो इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, बायो इकोनॉमिक मॉडल्स दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस जो है वो हो सके। सबसे बड़ी बात, नेट जीरो और लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिसी जो है वो नेशनल गोल से बिल्कुल अलाइन करती है कार्बन न्यूट्रल रहने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉलिसी को इसीलिए ही लाया गया है ताकि हम कार्बन न्यूट्रल हो सके। फिर सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोशन। अब जैसे भारत का जो ग्रीन ग्रोथ एजेंडा है वो क्या है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्स को मैक्सिमाइज करना है, और ये हर जगह फैलना चाहिए। और विकसित भारत के लिए यही एक रास्ता है, ठीक है ना। अब क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस हम लेके आएंगे, और उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्लैनेट है, भारत जो है, वो उतना ही ज़्यादा सुरक्षित बनेगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग बायो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इनोवेशन को एक्सेलरेट किया जा सके। बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स और एंजाइम्स को बनाने में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ फूड सेक्टर में भी इनोवेशन किया जाएगा ताकि न्यूट्रिशनल और फंक्शनल बेनिफिट्स दिए जा सके, और बायोथेरेपीज दी जाएंगी। कार्बन कैप्चर पे फोकस किया जाएगा कि जितना ज़्यादा हो सके कार्बन को कैप्चर किया जा सके। ऐसे वो एग्रीकल्चरल टेक्निक जो ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, और मरीन और स्पेस रिसर्च पे भी ध्यान दिया जाएगा। आखिरी की करंट अफेयर, विज्ञान धारा स्कीम पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी ने इस स्कीम का कंटिन्यूएशन अगेन बोला कि ये विज्ञान धारा स्कीम जो है ये एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इस पर हम काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको मैनेज करता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 3 की कंपोनेंट्स है। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि इंसान को जितना ज़्यादा हो सके साइंस में लेके आना। कैसे लेके आएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, साइंस एंड टेक में ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा इस पर पैसे दीजिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने भी एडवांस रिसर्च इनिशिएटिव है उस पर और ज़्यादा पैसे लगाना, और उसके बाद इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, डिप्लॉयमेंट करना। फाइनेंशियल आउटले अच्छा खासा दिया गया, 10,500 के करीब, 10,500 करोड़, मतलब पैसे नहीं, 10,500 करोड़। और ये 2021 से 2026 तक ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। पिछले 5 साल से स्कीम जो है वो चालू है। तो वही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा हो सके इसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, रिसर्च और इनोवेशन पे फोस्टर किया जाए, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जेंडर पैरिटी, सिर्फ आदमी ही नहीं औरत भी जितना हो सके, मतलब इक्वालिटी एक तरीके से यहाँ पे लड़कियाँ भी आए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका जो रोल होगा वो बहुत ही अहम होगा। उसके बाद जितने भी इंडस्ट्री या जो एकेडमिक हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है, स्टार्टअप्स हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इसमें विज्ञान धारा में आप आइए। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना ताकि एक क्रिटिकल पूल इंसानों का बनाया जा सके, और कभी भी ज़रूरत हो तो इंसान साइंस एंड टेक पे कंट्रीब्यूशन दे सके। और आपको पता ही है कि साइंस एंड टेक डेवलप तो देश डेवलप। तो नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स हैं उससे पूरी तरीके से ये अलाइन हो रही है। और जो R&D के कंपोनेंट है, वो जो ANRF, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके भी ऑब्जेक्टिव से ये पूरी तरीके से अलाइन हो रहा है। अब एक तरीके से सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हम इसमें लेके आएंगे ताकि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने ही प्ले किया है, ठीक है ना। 3 सेंट्रल सेक्टर हैं, साइंस एंड टेक, कैपेसिटी बिल्डिंग, R&D और इनोवेशन, इस पे ध्यान दिया गया। और विज्ञान धारा जो है क्रूशियल स्टेप है ताकि हम अपने विज्ञान को आगे बढ़ा सकें। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।